हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का 12 लेक्चर है और इसमें हम कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो नेचुरल है कि इसके पहले जो थ्योरी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो आपको क्लियर होनी चाहिए, और इसके पहले जो 2 न्यूमेरिकल के हमने वीडियो डाले हैं 11th लेवल के, वो भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि उसमें भी कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन ऐड हैं। ठीक? तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जब हम टाइम पीरियड किसी सिस्टम का निकालते हैं तो हमें उसमें जनरल उसमें 2 मेथड हैं, फोर्स मेथड है और एनर्जी मेथड है। फोर्स मेथड और टॉर्क मेथड वो एक ही है। लिनियर एसएचएम में फोर्स लगा देते हैं, या जो एंगुलर एसएचएम है उसमें हम टॉर्क मेथड लगा देते हैं। ठीक है। और दूसरा एनर्जी मेथड है। इन जनरल एनर्जी मेथड जो है वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में वो इजी पड़ता है। तो हम दोनों मेथड से पहले आपको क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आपको जो ठीक लगे उससे आप इसको प्रिपेयर करें। तो देखिए, यहाँ पर ये एक सिस्टम में ये स्प्रिंग है, इसमें ये इधर को स्प्रिंग अटैच्ड है, यहाँ पर फिक्स है। इससे एक सॉलिड सिलेंडर अटैच किया गया है जो कि उसके सेंटर के सामने यहाँ पर फिक्स है। स्प्रिंग मास लेस है, लिखी हुई है। ये जो सॉलिड सिलेंडर है ये रोल कर सकता है विदाउट स्लिपिंग। ठीक, इसका मतलब सॉलिड सिलेंडर प्योर रोलिंग में है। इस सिलेंडर को थोड़ा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो ये नेचुरल है। ये सिलेंडर इस तरह का हो गया कि ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। यहाँ लिखा है कि सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, इट डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, फाइंड टाइम पीरियड। आपको टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहला मेथड एनर्जी मेथड। हम एनर्जी मेथड में क्या करते हैं कि सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी होती हैं उनको निकाल कर उनका प्लस कर देते हैं। हमने इसके पहले जब स्प्रिंग पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम के डेरिवेशन किए हैं तो वहाँ पर भी हमने एनर्जी मेथड और फोर्स मेथड दोनों से किए हैं, इसलिए वहाँ भी उनको देखना। तो एनर्जी मेथड, इसमें एनर्जी कौन कौन सी होगी? एक तो स्प्रिंग में होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये सॉलिड सिलेंडर रोल कर रहा है, इसलिए इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों तरह की एनर्जी इसके अंदर होंगी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब रोलिंग की कंडीशन पर जाएं। हमने यहाँ लिखा है फॉर रोलिंग ओमेगा होता है वी बाई आर, या वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पर हमको डिफ्रेंशिएट करना होता है, इसलिए एक ही टर्म में लाना पड़ेगा। आप ओमेगा को यहाँ से हटा दें। ठीक, तो ये v बाई आर आ जाएगा। यहाँ वैल्यू पुटअप कर दें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, एम आर स्क्वायर बाई 2 सॉलिड सिलेंडर है, और ओमेगा की जगह हमने v बाई आर है, इसको पहले लिख लिया है। ये दोनों मिलाकर हमने जो बनाया है ब्रैकेट, ये आपकी एनर्जी है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ओके, ये स्प्रिंग की है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस कर लें, ये आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/2, ये 3/4 एम बी स्क्वायर आएगा। तो जब भी एक्स है तो बी के टर्म्स में रखें, ओमेगा को हटा दें। अब हमने लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, इसे विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दें, तो ये क्या आएगा डी बाई डी टी। और एनर्जी कांस्टेंट होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन 0 कर दिया। हाफ के एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पर वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें, ये हो जाएगा आपका 2v dv बाई डी टी। अब dv बाई डी टी आपको मालूम है एक्सीलरेशन होता है, dx बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो यहाँ dx बाई डी टी की जगह वेलोसिटी पुटअप कर दिया। और ध्यान दें, इसमें हम फिर v को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये इज इक्वल टू 0 है। dx बाई डी टी को v से कैंसिल करेंगे, dx बाई डी टी की जगह v लिख दें, कैंसिल कर दिया, ये दोनों 2 कैंसिल हो गए। तो हमारा यहाँ पर्पज है डी बाई डी टी यानी एक्सीलरेशन को निकालना। तो डी बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया -2k अपॉन थ्राइस एम इंटू एक्स। अब कंडीशन बन गई एसएचएम की। एसएचएम का मतलब होता है एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होना चाहिए, यानी कि ये सिलेंडर एसएचएम करेगा, और ये जो क्वांटिटी होती है एसएचएम की जो जनरल डिफिनीशन है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है।
तो इन दोनों को कंपेयर कर दें तो ओमेगा स्क्वायर आ गया आपका 2k/3m, ये वैल्यू आ गई। ओके, अब ओमेगा रूट लगा दें यहाँ पर, ओमेगा 2π/t होता है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला आपका बन गया P = 2π√2m थ्राइस m/2k, ये आ गया आपका। ठीक, ये एनर्जी मेथड था। अब हम फोर्स मेथड पर आते हैं। देखिए, फोर्स यहाँ पर सिलेंडर में लगेगा, सिलेंडर ऑसिलेट कर रहा है, हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। इसमें फोर्स निकालेंगे कि कौन कौन से है। हमने ये मान लिया कि एट एनी इंस्टेंट ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, क्योंकि ये एक्सटेंड होगी फिर कंप्रेस होगी, ऐसे रोल करेगा, ऑसिलेट करेगा, रोल करेगा। तो इसमें जो फोर्स लगेगा कंप्रेस होने की वजह से सेंटर के अलॉन्ग लाइन पर F लगेगा, इस तरफ CM पर दिखाया है। अब इसमें एक फोर्स और होगा, फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स जो रोलिंग होता है, उसमें हमने रोलिंग के वीडियो में फ्रिक्शन फोर्स रोलिंग में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने रोलिंग के चैप्टर में डाला है डिटेल में, और 2-3 उसमें कैलकुलेशन भी किए हैं। तो अगर आपको फ्रिक्शन फोर्स का कैलकुलेशन रोलिंग में नहीं आता है तो वहाँ पर चेक करना। वैसे हम मेथड यहाँ पर समझा रहे हैं। करते ऐसा है कि जैसे ये कोई सिलेंडर है सॉलिड, इसमें एक तरफ फोर्स एज्यूम कर लेते हैं, चाहे लेफ्ट में कर लें चाहे राइट में, अपनी मर्जी से। अगर अपोजिट होगा तो ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाता है। रोलिंग के केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डिपेंड करता है कि तुमने एक्सटर्नल फोर्स कहाँ पर लगाया है और कितना लगाया है। ठीक है ना, कभी 0 भी होता है, कभी फॉरवर्ड लगता है, कभी बैकवर्ड लगता है। डिटेल के लिए आप उसी वीडियो में जाएं, हम यहाँ पर मेथड को रिपीट कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन को एज्यूम कर लें, इसमें नेट फोर्स कितना हो गया, F माइनस F फॉरवर्ड, स्मॉल f बैकवर्ड, स्मॉल f फ्रिक्शन फोर्स है, कैपिटल F आपका अप्लाइड फोर्स है जो कि स्प्रिंग इसके ऊपर डालेगा। बाकी नॉर्मल और mg का यहाँ काम नहीं है, क्योंकि यही दो फोर्स इसको रोल कराएंगे। अब न्यूटन्स लॉ की सेकंड इक्वेशन लगा दी, F = ma नेट फोर्स। अब टॉर्क इक्वेशन भी लगाएं न्यूटन्स लॉ की, तो टॉर्क यहाँ पर जो कैपिटल F फोर्स लग रहा है जो कि स्प्रिंग इसमें क्रिएट करेगा, उसकी वजह से यहाँ पर कोई टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पर जो टॉर्क क्रिएट होगा वो केवल फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होगा। ओके, हाँ, यहाँ जो ये एक फोर्स, यहाँ पर जो ये टॉर्क लगेगा, ये केवल फ्रिक्शन फोर्स की वजह से लग रहा है, क्योंकि कैपिटल F का टॉर्क यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि ये सेंटर से ही पास हो रहा है। तो जो हम टॉर्क निकाल रहे हैं वो सेंटर के अबाउट निकाल रहे हैं। तो ये फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क होगा F × R, ये मल्टीप्लाई कर दिया। टॉर्क होता है I अल्फा के इक्वल। अब आपको रोलिंग के केस में मालूम होगा कि अल्फा = A/R होता है। जैसे हमारा रोलिंग में V = R ओमेगा है, वैसे ही यहाँ पर A = R अल्फा होता है। तो अल्फा की जगह A/R पुटअप कर दें। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये सॉलिड सिलेंडर है, इसकी जगह mr²/2 पुटअप कर दें। तो ये इक्वेशन हो गई F × R = I अल्फा। अल्फा की जगह ये वैल्यू डाल दी। ओके, इससे हमारा F = आ गया ma/2 या ma = आ गया 2F। हमारा यहाँ पर्पज है नेट फोर्स को निकालना। तो पहले हम फ्रिक्शन फोर्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम इस इक्वेशन में ये फ्रिक्शन फोर्स आपकी आ गया, इसमें हमने ma की वैल्यू को निकाल कर और इक्वेशन नंबर 1 में आप पुटअप कर दें। तो यहाँ ma डाल दें, तो ध्यान दें ma की वैल्यू F पुटअप कर दें। ठीक, तो ma की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ 2F। तो यहाँ ma की वैल्यू को 2F को यहाँ हमने रख दिया, तो ये F = जो है वो थ्राइस F हो गया, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू F/3 हो गई। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि फ्रिक्शन जो होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है उसका यहाँ पर 1/3 आता है। ठीक, अब आप नेट फोर्स निकाल लें कि सिलेंडर पर कितना है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कैपिटल F तो स्प्रिंग की वजह से है, और स्प्रिंग फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो F/3 है। तो नेट फोर्स F माइनस F है, दो ही फोर्स लग रहे हैं। स्मॉल f की वैल्यू पुटअप कर दें फ्रिक्शन फोर्स की, जो कि F/3 है। तो टोटल फोर्स इस पर आ गया 2F/3। अब स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला F = -kx होता है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर आप पुटअप कर दें F = -kx। तो आपका जो नेट फोर्स निकल आया, और नेट फोर्स या तो आप F = ma कर दें, एक्सीलरेशन निकाल लें, और इसी की तरह आप ω² लिखकर ω² से कंपेयर कर दें, या नेट फोर्स निकाल कर भी x के साथ जो क्वांटिटी आती है ये नेट इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। इसका मतलब इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 2k/3 आ गई है।
अब आप टाइम पीरियड के सिंपल जो फार्मूला है T इक्वल टू 2 पाई रूट एम ओवर के, उसमें जो के होता है वो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 2k/3 यहाँ पुटअप कर दें तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला निकल आएगा। तो आप समझ गए होंगे, दो मेथड है, एक एनर्जी मेथड है, दूसरा फोर्स मेथड है। थोड़ा एनर्जी मेथड इजी पड़ता है, ठीक। अब ये हमने एक दूसरा क्वेश्चन लिया है, इसमें जैसे हमारा पेन है वैसे एक रॉड है और ये रॉड हॉरिजेंटली फ्री टू मूव है। तो इसमें एक स्प्रिंग ऊपर अटैच है, एक स्प्रिंग नीचे अटैच है। इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के के हैं, रॉड बीच में पिवोटेड है और ये गिवन है कि रॉड इज फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इट डिस्प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा, इसको थीटा एंगल से ऐसे डिस्प्लेस कर दिया और फिर ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। देखिए यहाँ पर अगर ये पहले ऐसे था वर्टिकल में, इसको ऐसे डिस्प्लेस किया तो इसमें स्प्रिंग का फोर्स अपवर्ड पॉइंट पर लगेगा लेफ्ट को और जो नीचे फोर्स लगेगा वो राइट को, यानी कि ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। हमने इसको वर्टिकल पोजीशन से क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया थीटा एंगल से। इसमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा और ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक। इसमें ये स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए जो थीटा है वो हमने यहाँ पर ये फार्मूला लगा दिया है, आर्क बाई रेडियस, ये आगे काम आएगा। इसमें आर्क x के इक्वल है और ये रेडियस l बाई 2 के इक्वल है। तो थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस x ओवर l आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के लिख दें। अब हम इसमें पहले एनर्जी मेथड को अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए एनर्जी मेथड, इसमें एक तो आपकी दो स्प्रिंग है, उनकी एनर्जी होगी, तो एक की एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर हो गई, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो नेट एनर्जी आ गई स्प्रिंग की। और इसमें रॉड में जो मोशन है वो केवल रोटेटरी मोशन है। इसमें दोनों तरह के मोशन थे, ट्रांसलेटरी मोशन भी था और रोटेटरी मोशन भी था, लेकिन इसमें जो मोशन हो रहा है वो केवल रोटेटरी मोशन है। इसका जो एनर्जी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी, यानी कि ये टोटल एनर्जी यहाँ पर निकल आई। अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करके ओमेगा को यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि हमें इस लाइन को एनर्जी को डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर dx बाई dt यानी कि उसको वेलोसिटी के टर्म में ले जाएंगे। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए थीटा को, तो डी थीटा बाई डी टी आपका ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। ये 2 ओवर एल अलग है, x को dx बाई डी टी उसकी जगह वेलोसिटी लिख दिया। अब ओमेगा को यहाँ पर पुटअप कर दें और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू डाल दें। ये रॉड अपने सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ml स्क्वायर बाई 12 होगी। ये यहाँ पर एल स्क्वायर कैंसिल हो गया और टोटल एनर्जी ये आ गई। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो टोटल डिफरेंशिएशन जीरो होगा, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इसलिए डी बाई डी टी को जीरो लिख दिया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स डी एक्स बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं। वेलोसिटी वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v dv बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी की जगह आप वेलोसिटी को पुटअप कर दें और वेलोसिटी को कैंसिल कर दें, जैसा कि हमने इधर किया था क्वेश्चन में, ठीक। अब यहाँ पर इससे dv बाई डी टी, इसका मतलब एक्सीलरेशन आ गया और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी। इसको यहाँ पर पुटअप कर दें, ओमेगा स्क्वायर 6k/m, इससे आप ओमेगा निकाल लें, रूट 6k/m ओमेगा 2 पाई बाई टी लिखें और t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपान 6k, ये इसका टाइम पीरियड आ गया। तो ये एनर्जी मेथड था। अब हमने इसमें टॉर्क मेथड लगाया है। अगर प्योर रोटेशन होता है तो टॉर्क मेथड लगा सकते हैं और फोर्स मेथड भी लगाते हैं आप लिनियर में, ठीक। यहाँ पर हम ये टॉर्क मेथड लगा रहे हैं, रोटेट हो रही है रॉड, इसलिए देखिए इस रॉड में दो फोर्स टॉर्क डालेंगे, एक kx ये और एक ये नीचे वाली स्प्रिंग का kx, इसलिए उसको डबल कर दिया है। एक का टॉर्क कितना होगा, फोर्स kx इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, कितनी l/2, तो kx इंटू l/2 और इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये नेट टॉर्क आ जाएगा। ये माइनस kx इंटू एल हो गया। टॉर्क होता है आई अल्फा के इक्वल, ठीक। इसमें kx इंटू एल आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसको आप ml स्क्वायर बाई 12 वैल्यू पुटअप करें और अल्फा यहाँ पर दिया है, x की वैल्यू यहाँ पर ध्यान दें, ये l/2 इंटू थीटा पुटअप करें, ठीक। यहाँ पर x की जगह हटा दीजिए l/2 इंटू थीटा, क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे अगर ये अल्फा के टर्म्स में होगा तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा होगा, इसलिए x को हटाना पड़ेगा, ठीक। तो ये आप यहाँ पहले से लिख चुके हैं, यहाँ पर x इज इक्वल टू l/2 इंटू थीटा होगा, वो वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी x की, ठीक है। तो ये आपका बन गया अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 6k/m इंटू थीटा और अल्फा होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के इक्वल। यहाँ से कंपेयर करें, इसको ओमेगा स्क्वायर यहाँ से ले लिया, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी लिखें और टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया।
ठीक, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अल्फा को हटाकर एक्सीलरेशन के टर्म में ले आए, तब आप एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स में डायरेक्ट ले सकते हैं। तो अल्फा हमने ये इसलिए बताया है, यहाँ पर ये वाला टर्म ध्यान रखना, अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर होता है। जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट होगी उससे जहाँ ये फोर्स लग रहा है उसके बीच की डिस्टेंस आर का काम करेगी। ये डिस्टेंस एल बाई टू है, इसलिए वहाँ पर एल बाई टू नोट करें। इससे अल्फा निकाला और अल्फा को इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दिया, तो ये इक्वेशन एक्सीलरेशन के टर्म में चली गई। ठीक, अब यहाँ x को बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स में लाना है, तो ये क्वांटिटी माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो गई। ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया, इसका रूट लीजिए और ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी लिखिए, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपान 6 के आ गया। ये दोनों मेथड एक ही बात है, आप अल्फा के टर्म्स में लिखें और चाहे a के टर्म्स में लिखें, और फार्मूले वो टाइम पीरियड आप लिख चुके हैं ऊपर, उससे मैच कर लीजिए, एक ही आया। तो इसका मतलब है कि सिंपल पेंडुलम हो या कोई और भी हो, कोई भी पेंडुलम हो, उसका जो टाइम पीरियड निकालने के फार्मूला है, उसके जो मेथड है वो एनर्जी मेथड है और फोर्स मेथड है। आप दोनों मेथड से कैलकुलेशन कर सकते हैं जो आपको इजी पड़ता हो, ठीक है ना। इन जनरल में जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होते हैं उनमें जो एनर्जी मेथड है वो थोड़ा आसान पड़ता है। हाँ, आप जरा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड को देखें। देखिए इसमें ये दो स्प्रिंग हैं, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। इसमें दोनों स्प्रिंग में एक मास जो है वो अटैच्ड है। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है कि मास एम ऑसिलेट इन SHM, इसको ऑसिलेट करा दिया विद एम्पलीट्यूड A, यानी कि इस मास एम का एम्पलीट्यूड A है। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पॉइंट P, तो इस P पॉइंट पर एम्पलीट्यूड निकालना है। ठीक, यानी कि जब ये डिस्प्लेस्ड होगी A राइट या लेफ्ट, तो इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट होगा P पॉइंट पर। ठीक, कैपिटल A एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए पहली बात तो ये कि ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड हैं, और जब सीरीज में कनेक्शन होता है तो आपने इसका डेरिवेशन किया है कि इसमें जो फोर्स होता है वो इक्वल होगा। ठीक, तो हमने लिखा भी है कि इन सीरीज फोर्स विल बी सेम, सीरीज में दोनों में फोर्स सेम होगा। इसका मतलब है कि अगर जो फोर्स यहाँ पर होगा मास पर, वही फोर्स यहाँ पर होगा। ठीक, स्प्रिंग के हर पॉइंट पर फोर्स सेम होगा, आइडियल केस है। तो ऑन मास m व्हेन इट इज एक्सटेंडेड पोजीशन, फोर्स निकालेंगे मास m पर जब वो एक्सटेंडेड पोजीशन में है। फोर्स का फार्मूला आपको मालूम है, F इक्वल टू kx होता है। ये यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है, और दोनों स्प्रिंग के लिए अगर मास के लिए निकालेंगे तो हमने यहाँ फार्मूला लिखा है F इक्वल टू kx। यहाँ पर जो k लगेगा वो इफेक्टिव लगेगा। इफेक्टिव का मतलब हो गया कि K1 K2 सीरीज में है, तो यहाँ इफेक्टिव लिख दे रहे हैं हम kx की जगह, F इज इक्वल टू k इफेक्टिव इंटू x। ठीक, अब k इफेक्टिव आपको मालूम है, सीरीज कनेक्शन में फार्मूला 1/k इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 होता है। तो फिर दोनों का नेट कॉम्बिनेशन निकाल लिया हमने, k इफेक्टिव, और डिस्प्लेसमेंट x की जगह a रख दिया, क्योंकि फोर्स F इज इक्वल टू kx की जगह ka हो गया। ये फोर्स होगा जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। सेम फोर्स जो है आपका वो पॉइंट P पर भी होगा, यही वाला फोर्स। लेकिन पॉइंट P पर अगर देखें तो लेफ्ट से स्प्रिंग K1 अटैच्ड है, तो अगर उसका एम्पलीट्यूड A1 है, हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है A1 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ P, तो P का एम्पलीट्यूड अगर A1 है तो उसमें जो फोर्स होगा P पॉइंट पर वो K1 A1 होगा। ठीक है, तो नेचुरल है कि यहाँ ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, इन दोनों को इक्वल कर दिया जाए, तो K1 और K1 कैंसिल हो गया और A1 की वैल्यू निकल आई। A1 इज द एम्पलीट्यूड एट द पॉइंट P, और जो A है वो एम्पलीट्यूड है आप मास का, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन का, तो आपका एम्पलीट्यूड निकल आया A1 कितना होगा। आसान मेथड है ये, सीरीज में सेम फोर्स का मेथड लगा दिया और एम्पलीट्यूड निकाल लिया। ठीक, एक मेथड और यहाँ हमने लगा रखा है, सेकंड मेथड। मान लीजिए कि किसी समय लेट x1 एंड x2 इज द एक्सटेंशन इन द टू स्प्रिंग, ये लिखा हुआ है लेट x1 एंड x2 इन द एक्सटेंशन इन द टू स्प्रिंग, यानी दोनों में स्प्रिंग में एक्सटेंशन x1 x2 है किसी समय अलग अलग। तो पहले में फोर्स कितना होगा K1 x1, दूसरे में होगा K2 x2।
ठीक, और दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो K1x1 इज इक्वल टू K2x2, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल लिया। ठीक है। अब जो एम्पलीट्यूड होगा उसका ए, उस समय अगर मान ले इसमें लिखा हुआ भी है, उस समय जो एक्सटेंशन है K1 में वो x1 है और K2 में x2 है, तो इसका मतलब x1 प्लस x2 इज इक्वल टू ए होगा। x2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, कितनी होगी K1 x1 अपान K2, और इसमें वैल्यू पुटअप कर दें x2 की, K1 x1 अपान K2। इन दोनों में से x1 को आप कॉमन ले लें, ठीक, क्योंकि हमें x1 का कैलकुलेशन करना है, और यहाँ पर हमने लिख दिया है नेट एक्सटेंशन इज इक्वल टू ए है, नेट एक्सटेंशन ए है। ठीक है, तो x2 की यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें, x1 को कॉमन ले लें, हमें x1 का कैलकुलेशन करना है कि जो स्प्रिंग है K1 स्प्रिंग कांस्टेंट वाली, उसका एक्सटेंशन कितना होगा, जबकि मास का एक्सटेंशन कैपिटल ए है। यहाँ पर लिखा है कि x1 इज द एक्सटेंशन एट p। ठीक, तो x1 कैलकुलेशन कर लिया। ये एक मेथड है, दूसरा मेथड ये है, आपको जो आसान लगे, या कॉन्सेप्ट तो दोनों का ही आना चाहिए आपको, ठीक है ना। सीरीज में ध्यान रखें कि फोर्स सेम होता है, पैरेलल में एक्सटेंशन सेम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल पेंडुलम है और मास m का एक सिंपल पेंडुलम यहाँ पर अटैच है, मास की वैसे जरूरत नहीं है, इसकी लेंथ l है, और ऊपर जहाँ S लिखा है वो सस्पेंशन पॉइंट है, और वहाँ हमने लिख भी दिया है कि ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है मूविंग अपवर्ड। ये क्वेश्चन में गिवन है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मूविंग अपवर्ड विद रिलेशन y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टाइम पीरियड बताना है। देखिए जब भी सिंपल पेंडुलम अपवर्ड एक्सीलरेट होगा, ठीक है ना, तो उसका जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो t इज इक्वल टू 2 रूट एल ओवर जी प्लस ए होता है। थ्योरी में सिंपल पेंडुलम में हमने बहुत सारे पॉइंट्स नोट कराए हैं, उसमें ये भी नोट करा रखा है। ओके, तो t इज इक्वल टू 2 रूट एल अपान जी प्लस ए। डाउनवर्ड एक्सीलरेटेड g माइनस है, जो g होता है सिंपल पेंडुलम के फार्मूले में वो g इफेक्टिव, ठीक है, यानी कि वेक्टर सम करते हैं। तो t का फार्मूला हमने यहाँ नोट कर दिया, लेंथ वहाँ गिवन है क्वेश्चन में, g वहाँ मालूम आपको होता है, वैसे ही यहाँ a निकालना है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन y इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल, इसको डिफरेंशिएट कर दें। y जो है वो डिस्प्लेसमेंट गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान रखना अपवर्ड, ये अगर नहीं हो तो नोट कर लें, y डिस्प्लेसमेंट इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, और y इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करें डी बाई बाई डी टी, तो 2t के इक्वल आएगा, और एक बार और डिफरेंशिएट कर दें डिस्प्लेसमेंट का तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू बन गया डी टू बाई अपॉन डी टी टू, यहाँ t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो 2 आ गया, इसका मतलब एक्सीलरेशन 2 आ गया। अब हमने डायरेक्ट लिख दिया है पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें a की वैल्यू 2 पुटअप कर दें तो आपका टाइम पीरियड का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 5, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आगे के। ये एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। जब इस तरह से डायग्राम बनाते हैं तो इनको यहाँ अर्थिंग समझ ले है, इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं, फिक्स है सपोर्टिंग। ठीक है, इसमें एक मास m अटैच्ड है, लेकिन मास m में पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, मास m में पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया, लिखा हुआ है मास m चार्ज विद चार्ज q। और इस समय इसका ठीक से नोट करना क्वेश्चन को कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इस समय स्मॉल n है, ये लिखा है स्मॉल n। तो अब इसी डायग्राम में क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, लिखा है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ई के ऊपर वेक्टर लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल फाइंड फ्रीक्वेंसी, तब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक, ये यहाँ पर ब्लॉक अटैच्ड है, वही सेम डायग्राम है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को जिनको भूल गए हों तो ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उसमें फोर्स लगता है QE। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स QE, Q चार्ज है उसका, और E बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसका मतलब है कि इस पॉजिटिव चार्ज पर अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर देंगे तो इसमें राइट की तरफ को फोर्स लगने लगेगा। ठीक, यहाँ लिखा है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल तब फाइंड फ्रीक्वेंसी, तब फ्रीक्वेंसी बताएं। इसमें एक बात आप याद रखें कि अगर कभी किसी सिस्टम पर जो कि ऑसिलेट कर रहा है कोई कांस्टेंट फोर्स लगा दिया जाए, पहली बात ध्यान रखना फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, कांस्टेंट का मतलब है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट। तो इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट को लग रहा है तो इसमें फोर्स भी राइट को लगेगा, कितना, QE।
ठीक, जिनको नहीं मालूम है 11th में वो लर्न कर लें कि पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो कभी अगर फिक्स फोर्स लगे, ये फोर्स फिक्स है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा और ना डायरेक्शन चेंज होगा। तो जो क्यूई फिक्स फोर्स जो होता है वो टाइम पीरियड को चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। क्योंकि आप ध्यान दें जरा, सिंपल पेंडुलम का जो फार्मूला था, जब उसमें हमने जब फोर्स लगाते हैं mg और mg का कंपोनेंट करते हैं mg साइन थीटा, तो आप अपने डेरिवेशन पर जाएं और वहां देखें कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो mg साइन थीटा है, जिसमें कि थीटा हर समय चेंज हो रहा है। इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट नहीं। अगर कांस्टेंट फोर्स लगेगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ठीक है, वो वेरिएबल फोर्स है, तभी वो ऑसिलेट करा रहा है। दूसरा पॉइंट एक ध्यान दें, सिंपल पेंडुलम के डेरिवेशन में आपने बहुत सारे उसमें पॉइंट लिखे हैं और उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट को लग रहा है या वर्टिकल या डाउनवर्ड लग रहा है तो इफेक्टिव वैल्यू जी की चेंज हो जाती है, वहां पर लगाया गया है और टाइम पीरियड चेंज हुए हैं। लेकिन वहां एक पॉइंट पर ध्यान दें, थीटा के वेरिएबल होने पर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन हर समय चेंज होगा। आपको हम जरा ये चीज समझा दें, नहीं तो आप प्रॉब्लम, जैसे ये सिंपल पेंडुलम है, ओके, अगर मान लीजिए ये सिंपल पेंडुलम में हमने ऊपर की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, कहीं भी लगा दें, अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है, तो ये जब यहाँ पर होगा तो इसमें फोर्स क्यू ही ऊपर लगेगा। मान लो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है और फील्ड ऊपर को है अपवर्ड, तो फोर्स कितना लगा ऊपर, क्यू ही, ठीक, यहाँ पर क्यू ही लगेगा अपवर्ड। जब ये थोड़ा इधर आ जाएगा तो फोर्स का यहाँ पर ध्यान दें, जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, अब यहाँ पर क्यू ही यहाँ लगेगा। या हॉरिजॉन्टल में लगा दो, तो जब हॉरिजॉन्टल में क्यूई लगाएंगे जब वो यहाँ आएगा तब डायरेक्शन अलग होगा क्यूई का, जब इस पॉइंट पर है तो ऐसे डायरेक्शन होगा, जब यहाँ आएगा तो ऐसे डायरेक्शन यहाँ के अलॉन्ग होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स सिंपल पेंडुलम में लग रहे हैं वहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट लगा है, ठीक है ना, लेकिन पोजीशन चेंज हो रही है बॉडी की, इसकी वजह से फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लगेगा तो क्यू ही, लेकिन वो खुद बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है ना, यानी कि पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, इसकी वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो ऑसिलेशन है वो तो केवल एक ही डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल ऐसे, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी इधर को है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से जो इसमें फोर्स लगेगा ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना उसका डायरेक्शन चेंज होगा, दोनों नहीं होंगे। हमने क्लियर लिखा है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। फिक्स्ड फोर्स कैन नॉट चेंज द टाइम पीरियड, टी लिख दिया कैपिटल टी टाइम पीरियड का। एसएचएम इज ओनली ड्यू टू द वेरिएबल फोर्स, फिक्स्ड फोर्स ओनली चेंज द मीन पोजीशन। हाँ, मीन पोजीशन चेंज कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते, ठीक है ना, तब तो आपको हाथ से इसको ऑसिलेट कराना पड़ेगा, लेकिन जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो इसमें फोर्स इधर लगा, कितना, क्यू ई, हमने लिखा है नीचे, अगर नहीं हो तो ठीक से नोट करना, हम बोल रहे हैं क्यू ई फोर्स लगा है जो कि के एक्स नॉट के इक्वल होगा। अब मीन पोजीशन यहाँ पर नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर जितना ये शिफ्ट हो जाएगा वो इसकी मीन पोजीशन पर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप ऑसिलेट कराएंगे तो ये ऑसिलेट करेगा। तो के एक्स नॉट इज इक्वल टू क्यू ई, जिससे कि हमने यहाँ एक्स नॉट निकाल लिया, क्यू ई बाई एम, और इस मीन पोजीशन के अबाउट अगर अब आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये ऑसिलेट करेगा। समझ गए ना बात। तो ध्यान रखना कि फिक्स फोर्स टाइम पीरियड चेंज नहीं करता है, और फिजिक्स में जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उन पर आप हमेशा ध्यान रखें कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें जब भी उसको आप कॉन्सेप्ट में लें तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर कंसीडर करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, उसके बाद ये वो पोजीशन इसकी मीन पोजीशन होगी, ठीक है ना। दूसरी बात, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 6 पॉइंट पर। 6 क्वेश्चन में ऊपर एक स्प्रिंग लगी हुई है और उसमें 2 मास अटैच हैं, एक मास एम नीचे रखा है, ऊपर मास एम रखा है, दोनों मास जो है वो इक्वल है, ये दोनों एम एम है। नीचे जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है, लेकिन इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है और फ्रिक्शन जीरो नहीं है, हमने वहां लिखा है नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन नंबर 6 में। और यहाँ पर ये सारा सिस्टम आपका फिक्स है। अब जरा देखें, क्वेश्चन में ऊपर नोट किया है देयर इज नो स्लिपिंग, बोथ ऑसिलेट टुगेदर, इसको एक तरफ खींच के ऑसिलेट करा दिया,
दोनों एक साथ ऑसिलेट होंगे। वैसे भी ये फ्रिक्शनलेस है, लेकिन वहाँ लिखा है कि इन दोनों ब्लॉक के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं होगी, देयर इज नो स्लिपिंग। बोथ ऑसिलेट टुगेदर, ब्लॉक्स डिस्प्लेस टुगेदर, एक साथ डिस्प्लेस किए टू द राइट, ठीक, विद डिस्प्लेसमेंट ए, कैपिटल ए डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो फाइंड द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, एफ मैक्स लिख दिया हमने वहां, फाइंड एफ मैक्स। ठीक, तो जरा ऊपर वाले ब्लॉक को देखिए, ब्लॉक को राइट में डिस्प्लेस किया है, क्वेश्चन के अंदर लिखा है, और उसी समय हम नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो जो ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक को दोनों ब्लॉक को जब राइट को डिस्प्लेस कर दिया, तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसमें जो फोर्स स्प्रिंग की वजह से लगेगा वो लेफ्ट को लगेगा, वो अपर ब्लॉक में, क्योंकि स्प्रिंग एक्सटेंडेड हो गई और एक्सटेंड होने की वजह से फोर्स लेफ्ट में होगा। जब ऊपर वाले ब्लॉक में स्प्रिंग की वजह से फोर्स एफ लगेगा लेफ्ट को, जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो ऊपर वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन फॉरवर्ड होगा यानी राइट को होगा। उसका रिएक्शन ये होगा कि जो नीचे वाला ब्लॉक है उसमें फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन बैकवर्ड होगा। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया फॉर लोअर ब्लॉक एफ बी डी। एफ बी डी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, मास एम का, इसमें फ्रिक्शन इधर होगा, ठीक, और इधर को एक्सीलरेशन होगा। दूसरी बात ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये दोनों ब्लॉक मिलाकर जब राइट को हम इसे डिस्प्लेस कर देंगे तो उसमें जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है वो लेफ्ट को होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन लेफ्ट को होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जब लेफ्ट को एक्सीलरेट है तो फ्रिक्शन फोर्स भी इसमें लेफ्ट को होना चाहिए, क्योंकि एक्सीलरेट कराएगा कौन? फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर एक्सीलरेशन के लिए। ओके, तो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट में होगा। दोनों कॉन्सेप्ट को कंसीडर करें तो एफ मैक्स कितना होना चाहिए? एम ए, क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक ए से एक्सीलरेट है, ठीक, ए एक्सीलरेशन है और एक्सीलरेशन की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर वाई होती है। यहाँ पर वाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड ए के इक्वल है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है ए मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, और यहाँ पर वैल्यू डाल दो ए की, तो एम ओमेगा स्क्वायर ए आ गया। ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला या ओमेगा आपको मालूम है, ओमेगा होता है रूट के ओवर एम, यहाँ से स्क्वायर हटाएं, ओमेगा है रूट के ओवर एम, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह आप लिख दें कि के ओवर ट्वाइस एम, क्योंकि यहाँ पर दो मास हैं, दोनों मास एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। जब भी टाइम पीरियड का कोई फार्मूला निकालें, जो जितना मास स्प्रिंग से अटैच हो एक साथ जो ऑसिलेट करे उसमें फिर टोटल मास लिया करें। तो यहाँ पर डबल मास है ट्वाइस एम, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह के अपान ट्वाइस एम लिख दिया, ठीक है। और ये आपका ए दिया हुआ है, तो मास आपका कैंसिल हो गया, आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आ गया के ए बाई 2। समझ गए होंगे बात आप, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आ गया के ए बाई 2। ओके, अब जरा आप 7th क्वेश्चन पर ध्यान दें। जो हमारा 7th क्वेश्चन है ये वाला, इसमें ऊपर एक ये फिक्स है स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसमें ये मास अटैच है और नीचे केवल एक सरफेस है, इसमें कोई मास नहीं है, और उससे एक स्प्रिंग को लगाकर और नीचे यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और ये मास यहाँ पर अटैच है। इसका टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। सिंपल बात है कि ब्लॉक को ऑसिलेट डिस्टर्ब किया गया होगा और डिस्टर्ब करने के बाद इसको ऑसिलेट करेगा। उस ऑसिलेशन करते समय उसका हमें टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान देना इस पॉइंट पर। देखिए, जब ये ब्लॉक नीचे आएगा, क्योंकि ये जो गिवन पोजीशन है उसमें ये नेचुरल लेंथ पर है, ये बात ध्यान रखना। अब इसको डिस्टर्ब किया नीचे, तब जब ये नीचे आएगा तो उस समय ये ब्लॉक इसको कंप्रेस करेगा, ये एक्सटेंड होगा। उस समय ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में आ गई, पैरेलल कनेक्शन है। अगर कंफ्यूजन हो तो सीरीज और पैरेलल का वीडियो देखें, दोनों पैरेलल में होंगे और पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट 2K होता है। तो जब तक ये नीचे ऐसे कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने के बाद ध्यान से देखना, फिर ये ऊपर जब वापस आएगा तो हाफ ऑसिलेशन हो गया। लेकिन यहाँ आने के बाद जो नीचे वाली स्प्रिंग है वो ऊपर को एक्सटेंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक जो इसमें जो ये सरफेस अटैच है इसका कोई मास नहीं है, ठीक, ये इसको तुरंत यहाँ पर छोड़ देगा। तो उस समय जब ये नीचे आएगा और वापस आएगा तो हाफ ऑसिलेशन हुआ, हाफ ऑसिलेशन। उसका टाइम पीरियड का ये लिखा गया है पाई
√m/k होता है, k की जगह 2k इसलिए लिखा कि दोनों पैरेलल में आ गए। ठीक, इसके बाद ये ब्लॉक छोड़ने के बाद ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, हाफ टाइम पीरियड ये हो गया। तो इसलिए जो जनरल फार्मूला आप टाइम पीरियड का पढ़ते हैं T=2π√m/k, उसमें 2 को हटा दिया, बचा हुआ टाइम पीरियड ये हो गया। यानी हमने जो ये टाइम पीरियड लिखे हैं, ये T1 है, ये T2 है। इसमें जो T1 टाइम पीरियड लिखा है पहले वाला, वो ब्लॉक जब ऊपर से नीचे आएगा उसके लिए है, और जब ये मीन पोजीशन से नीचे जाएगा उस समय के लिए ये दोनों स्प्रिंग एक साथ मूव करेंगी या कंप्रेस और एक्सटेंड होगी। ये कंप्रेस होगी, ये एक्सटेंड होगी, उस समय का टाइम पीरियड ये लिया गया है। तो दोनों टाइम पीरियड इसमें प्लस कर दिए गए हैं। समझ गए होंगे आप 7th क्वेश्चन की मैकेनिज्म को। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इसमें एक ये स्प्रिंग अटैच है, ये यहाँ लाइन बना देना। इसमें एक मास अटैच है और ये एक सिंपल पेंडुलम है, इसका मास भी m है। इस सिंपल पेंडुलम को एक तरफ लाके छोड़ दिया, ये इसमें कोलाइड करेगा। क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ लिखा है कि पेंडुलम डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। पहले डिस्प्लेस किया, फिर पेंडुलम को रिलीज कर दिया। कॉलिजन इलास्टिक है, टाइम पीरियड पूछा है। देखो, जब इस पेंडुलम को इधर लाकर और यहां से यहां तक लाएंगे तो हाफ टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद चूंकि कॉलिजन इलास्टिक है और दोनों के मास सेम है, तो पेंडुलम रेस्ट में आ जाएगा। ध्यान रखना लैंग्वेज को, पेंडुलम रेस्ट में, क्योंकि कॉलिजन इलास्टिक है, सेम मास पर वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। आप लिख सकते हैं सोल्यूशन में कि आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी इंटरचेंज बिकॉज मास ऑफ बोथ द ब्लॉक्स आर सेम। तो ये रेस्ट में आ जाएगा और इसको वेलोसिटी मिल जाएगी। ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने के बाद फिर ये वापस आया, वापस आने के बाद फिर ये इसको कोलाइड करेगा। अब ये वाला रेस्ट में आ जाएगा क्योंकि कॉलिजन इलास्टिक है, और फिर सिंपल पेंडुलम इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर सिंपल पेंडुलम रेस्ट में आ जाएगा। एनर्जी का नो लॉस। इसका मतलब इसमें आधा टाइम पीरियड तो सिंपल पेंडुलम का लगेगा और हाफ टाइम पीरियड किसका लगेगा? स्प्रिंग पेंडुलम का। इसलिए टाइम पीरियड का जो फार्मूला लगाया है ये पेंडुलम के लिए, वो T=π√L/g और आधा हाफ इसके लिए लगाया है π√m/k, और दोनों को प्लस कर लिया। ठीक है, इस टाइप के कोई और क्वेश्चन कहीं पर भी आते हैं तो आप अपना जो है वो ठीक से उनको देख लेना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 को पहले हम समझा रहे हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज हुआ है जिसको आपको ध्यान रखना है SHM में। यहाँ पर ये पुली लगी हुई है, पुली में इधर मास लगा दिया है हम। ठीक से क्वेश्चन नोट कर लेना, नहीं दिख रहा हो तो हम बोल रहे हैं। मास यहाँ पर 8 kg है, ये स्प्रिंग अटैच है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K = लिखा है 200 न्यूटन पर मीटर। ठीक, मास हेल्ड इन पोजीशन, मास को ऐसे रोके हुए हैं, हेल्ड इन पोजीशन। सो स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड, उस समय स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, और देन रिलीज्ड, इसके बाद मास को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। अब पूछा है कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। ये तो आंसर लिखा है Vmax 2 मीटर पर सेकेंड। अब कॉन्सेप्ट हम समझा दें। देखिए, आप जरा इस बात को हमारा समझ लें कि जैसे ये कोई ब्लॉक है और इसमें हम अगर स्प्रिंग लगा दें, ठीक, स्प्रिंग को लगाने के बाद ब्लॉक को ऐसे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर रखिए। ठीक, ब्लॉक को धीरे 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 छोड़ दीजिए, स्लोली स्लोली। तो क्या होगा कि mg नीचे लगेगा, इस ब्लॉक का मास नीचे लगेगा, स्प्रिंग एक्सटेंड होगी kx, तो बैलेंस पोजीशन में होगा mg = kx। ये बात जब आती है कि जैसे ये कोई हमने स्प्रिंग ली और इसमें मास अटैच कर दिया, तो जब इक्विलिब्रियम में होगा तो mg डाउनवर्ड लगेगा और kx ऊपर लगेगा, इसमें mg = kx आ जाएगा। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसके बाद क्या होता है कि बॉडी उसी के अबाउट ऑसिलेट करती है। वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम के डेरिवेशन पर जाएं, अगर दिक्कत हो तो वहां उसको देखें जाकर। ठीक, अब दूसरा पॉइंट समझें। अगर मान लीजिए ये मास स्प्रिंग में अटैच था और हम इसको रोके हुए हैं, हेल्ड इन पोजीशन, और हमने सडन इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा कि ये नीचे ओवरशूट कर जाता है। ये जितना नीचे जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस ब्लॉक की डाउन होगी, डिक्रीज होगी, और वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी स्प्रिंग के। ये दो कॉन्सेप्ट में बहुत फर्क है, इनको आप समझने की कोशिश करें। अगर हम इसको छोड़ देंगे सडन, तो ये अगर
मीन पोजीशन से x1 नीचे आ गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो डाउन हुई वो mg x1 हुई, और ये स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x1 स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। इससे जो x1 आया उसको जरा देखें, ये ट्वाइस mg बाई के आ गया ये। अब जरा ध्यान दें कॉन्सेप्ट पर। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में था तब जो एक्सटेंशन था वो mg बाई के था, x इज इक्वल टू mg बाई के था, और जब आपने इसको सडन छोड़ दिया तब एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। ठीक, कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। mg x1 इज इक्वल टू हाफ के x1 स्क्वायर, इससे x1 निकाला, ये इसका डबल है। इसका मतलब इसको इसमें माइनस करें, वो एम्पलीट्यूड का काम करता है। जब इसको माइनस करेंगे तो mg बाई के इक्वल होगा और वो इसी एम्पलीट्यूड से वो ऑसिलेट करेगा। तो फिर कॉन्सेप्ट समझ लें, अगर किसी ब्लॉक को स्प्रिंग से अटैच करते हैं और उसको स्लोली आप छोड़ दें, या वो जब इक्विलिब्रियम में होगा तो mg नीचे होगा, kx ऊपर होगा। लेकिन अगर उसको सडन रिलीज कर दें तो जो मास होता है वो सडनली नीचे आता है। ऐसे में एनर्जी इक्वेशन लगती है, ठीक, और जो एनर्जी इक्वेशन होगी वो नेचुरल है। जब ये नीचे आ जाएगा तो mg इंटू एक्स होगी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर लगेगा। ठीक, वो हमेशा डबल होती है इक्विलिब्रियम से। इसलिए जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में mg इज इक्वल टू के एक्स से एक्स आता है वो एम्पलीट्यूड का काम करता है। ठीक, एक बात यहाँ पर हम और बता दे रहे हैं इसके सोल्यूशन के पहले। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और जो आपने जो फोर्स लगेगा QE वो राइट को लगा और KX नॉट लेफ्ट को लगा, ऐसी सिचुएशन में आपने दोनों को बैलेंस करके मीन पोजीशन निकाल ली। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सडन अप्लाई कर दे, जैसे ये ब्लॉक रखा हुआ है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और बाहर से सडन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, तो ये ओवरशूट कर जाएगा। ये बिल्कुल वही केस है जो हमने ब्लॉक में बताया कि इसको छोड़ दें तो सडनली ये नीचे आ जाएगा। ये वही कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से तब इक्विलिब्रियम नहीं, इक्विलिब्रियम तो होगा आएगा ही, तब ये QE अपान m के मीन पोजीशन के अबाउट इतने ही एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा और उस समय यहाँ पर एनर्जी इक्वेशन लगेगी। ठीक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से जो वर्क डन होगा वो हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा और उस समय जो मीन पोजीशन से आगे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसका डबल होगा, यानी ट्वाइस QE बाई m होगा। ध्यान रखना कॉन्सेप्ट को। और इक्विलिब्रियम में QE बाई m है, QE बाई m एम्पलीट्यूड से ही ऑसिलेट करेगा। अब अपने क्वेश्चन पर हम वापस आते हैं। यानी कि इन दो पॉइंट में बहुत फर्क है कि कहीं पर अगर सडन फोर्स लगा दें तो आप एनर्जी इक्वेशन को लगाएंगे, इक्विलिब्रियम की जो मीन पोजीशन होती है इन पोजीशन में उतने ही एम्पलीट्यूड से वो ऑसिलेट करता है नेचुरल लेंथ से। ये मास m था, ये k दिया हुआ था, ये 8 kg का था। तो मीन पोजीशन पर हमने लिखा है mg इज इक्वल टू kx। हम एक एक लाइन बोल रहे हैं, अगर क्लियर ना हो तो नोट करें। मीन पोजीशन पर mg इज इक्वल टू kx होगा, x होगा mg बाई k। mg बाई k में मास आप 8 kg डालें, g को 10 डाल दें, k 200 डाल दें, तो ये 0.4 मीटर आ रहा है और यही एम्पलीट्यूड होगा। वहां पर नीचे नोट कर देना, सेम इक्वल टू एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू 0.4 मीटर। फिर हमने लिखा है बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ KX1 स्क्वायर इज इक्वल टू mg x1। इससे x1 निकाला तो 2 mg बाई k। ठीक, आप अगर वहां से कॉन्सेप्ट से ना हो तो यहाँ नोट कर देना, तो यहाँ पर नीचे लिख देना हैंस एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2 mg बाई k माइनस mg बाई k। तो कितना हुआ एम्पलीट्यूड mg बाई k। इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट हमने इसी को एम्पलीट्यूड ले लिया। a की वैल्यू आ रही है 0.4 मीटर। अब उसने पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू a ओमेगा होता है। ठीक, आप अपने फार्मूला में देखना, तो वेलोसिटी का फार्मूला लिख रखे हैं, फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। तो v मैक्स होता है a ओमेगा। ओमेगा आपको मालूम है, कहीं से भी ले लें, रूट k ओवर m होता है ओमेगा। ठीक, रूट अंडर रूट k ओवर m। ठीक, तो a की वैल्यू कितनी है 0.4। रूट k ओवर m में तुम्हें मास मालूम है 8 kg, k मालूम है 200, उसकी वैल्यू पुटअप करें तो मैक्सिमम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। समझ गए होंगे आप बात। ठीक, ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोग अच्छी तरह से जो है वो ध्यान रखना। तो ओके स्टूडेंट, हमने इस वीडियो में कॉम्पिटिटिव लेवल के काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं।
आप इनको ठीक से एब्ज़ॉर्ब करें और फर्दर हम फिर जब वीडियो डालेंगे तो आगे क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।